3 नवंबर से 9 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स जो द हिंदू और पीआईबी में दिए हुए थे उनके बारे में बात करेंगे आज एसएनवी ऑल आउट में। लेट्स अचीव इट। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की, यानी भारत देश से जुड़े हुए मुद्दे। यहाँ सबसे पहले बात आती है इंडियन न्यू पॉलिटिकल मैप की। एक नया नक्शा जारी किया गया है पॉलिटिकल मैप भारत का सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। यूनियन टेरिटरीज नई बताई गई हैं, इसमें दो, इसमें एक का नाम है JNK और दूसरे का नाम लद्दाख है। तो आइए देखते हैं क्या है नए मैप की विशेषताएं और क्या है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ओल्डेस्ट साइंटिफिक बॉडी ऑफ इंडिया है। 1767 में इसकी स्थापना की गई थी। सर्वे ऑफ इंडिया का काम है नेशनल सर्वे करना और मैपिंग करना ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री वाइड, यानी पूरी की पूरी कंट्री में। इसका डिपार्टमेंट और मंत्रालय की अगर मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर दोनों ही आते हैं। इसके आगे की बात करूं तो दो नई चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। एक तो जो POK है उसका पूरा का पूरा हिस्सा इस बार लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के भीतर दर्शाया गया है। दूसरी बात ये कि जो ज़्यादातर हिस्सा है गिलगित बल्टिस्तान समेत वो लद्दाख में ही दिखा दिया गया है। तो उसमें क्या क्या हिस्सा हैं जो लद्दाख में दिखाए गए उनके बारे में बात करें तो वो है गिलगित बल्टिस्तान, गिलगित वजारत, चिल्हास और ट्राइबल एरिया जितने भी हैं POJK के। इसके अलावा मीरपुर और मुजफ्फराबाद जो POJK के हिस्से थे, यानी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, उनको जम्मू और कश्मीर में दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लेह वैसे भी पूरे के पूरे भारत का सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के वाइज। अगर हम देखें तो आप हमें कमेंट में ये बताएंगे कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ब्रू रेफ्यूजीज जो हैं त्रिपुरा के वो अभी न्यूज़ में थे। उन्होंने कंटिन्यू किया है अपना ब्लॉकेड क्योंकि कुछ डेथ हो चुकी थी चीफ कैंप में। आइए देखते हैं कौन है ब्रू और क्यों इन्होंने कैंप लगाया हुआ है। इनको रिहांग नाम से भी जाना जाता है और 21 शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं भारत की उनमें से ये एक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वायलेंस हुआ था 1997 में, जहां से ये लोग मिज़ोरम से माइग्रेट होकर त्रिपुरा आए थे और त्रिपुरा में ये लोग कैंप लगाकर उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। अब वहां की सरकार यानी त्रिपुरा की सरकार ये चाहती थी कि ये लोग वापस मिज़ोरम चले जाएं, जिसके लिए उन्होंने इनकी कैंप की जो रास्टिंग थी उसको कम कर दिया। उसके कम करने के कारण एक महिला और एक छोटे बच्चे की वहाँ पर मृत्यु हो गई, जिसके कारण इन्होंने ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि रेफ्यूजीज़ की समस्या त्रिपुरा मिजोरम तक ही सीमित है। कई सारे हमारे ऐसे शहर हैं जो महानगर भी हैं, वहाँ पर नेशनल या फिर इंटरनेशनल रेफ्यूजीज़ आकर रह रहे हैं। इन पर हमें जल्दी ही एक्शन लेना चाहिए, वरना ऐसी समस्याएं हमारे लिए आम हो जाएंगी। असम NRC की बात करें तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि यह कुछ और नहीं, बस एक अपडेट है 1951 का जो NRC था उसके लिए। अब आइए समझ लेते हैं क्या है वास्तव में NRC इश्यू। तो NRC का जो मतलब पूरा नाम है वो है नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, यानी जितने भी सिटीजन्स हैं भारत के उनका एक रजिस्टर इसको कहा जाता है। इसका काम क्या है? मेनली इसका जो काम है जो कि आप लिख सकते हैं वो है सिटीजन्स और इलीगल माइग्रेंट्स के बीच में डिस्टिंग्विश करना, यानी उन दोनों के बीच में एक अंतर पता करना कि कौन भारत का नागरिक है और कौन एक इलीगल माइग्रेंट है। इसके अलावा इसको जो हम कहते हैं कि इसके अंदर किसका नाम आएगा, तो उसके लिए एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें कि उस लिस्ट में या तो आपका नाम होना चाहिए या फिर आप उस लिस्ट में जिन लोगों के नाम हैं उनके कोई रिश्तेदार या फिर नातेदार जैसे पिता, बेटा, दादा ऐसे होना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ जो ऐड की गई है जिसके सिनेरियो यहाँ पर लिया जाता है वो है 1971 की वोटर लिस्ट। तो इन दोनों ही चीज़ों को देखकर एक जो NRC की लिस्ट है, इसके अलावा वोटर लिस्ट जो है 1971 की, उन दोनों से हम लेते हैं डेटा। उसके डेटा के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। बहरहाल अभी हम बात करें तो जो NRC असम में हुई थी वहाँ पर 19 लाख लोग जो हैं एकदम वर्ष पर हैं, यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो उस तरह के नहीं मिले हैं जिस तरह के वहाँ पे मांगे गए थे, और इसीलिए वो लोग वर्ष पर हैं इस NRC के मुद्दे से। तो देखना है कि अब आगे उनका क्या होगा। प्रेसिडेंट ने एक रिजेक्ट कर दिया है जो प्ली डाली गई थी MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। आम आदमी पार्टी के MLA जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एलिगेशन उनके ऊपर लगे हुए थे उसके लिए प्ली डाली गई थी।
जिसे प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया है। आइए देखते हैं क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और किस तरह से प्रेसिडेंट का इसमें इन्वॉल्वेशन हुआ है। तो अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो इसका संज्ञान हमें मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 119, वो इसमें बताता है। इसके अलावा 951 आर्टिकल जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का यानी आरपीए एक्ट का, वो हमें यहाँ पर बता देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई भी इंसान जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है यानी कि विधानसभा का या फिर आपके पार्लियामेंट का पार्ट है, वो कोई भी ऑफिस गवर्नमेंट के अंडर होल्ड नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर डाल दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको ऑफिस नहीं दिया जाता लेकिन इम्यूनिटीज़ काफ़ी सारी दे दी जाती हैं, बंगला दे दिया जाता है, गाड़ी दे दी जाती है, जो कि उसके गवर्नमेंट के अंडर आता है उन सभी लोगों से, या फिर उस तरह के उसको बेनिफिट दे दिए जाते हैं। तो वो भी अगर बेनिफिट उसको मिलते हैं तो भी यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर ही गिना जाएगा। अब यह कौन डिसाइड करेगा? इसको वैसे तो राज्यों में डिसाइड करते हैं गवर्नर, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली की बात है, दिल्ली एक पहले तो यूनियन टेरिटरी है और कैपिटल है भारत की, इसीलिए यह मामला प्रेसिडेंट के अंदर आएगा। और किसकी गाइडेंस होती है इसके अंदर? हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडेंस होती है। आइए देखते हैं अगले मुद्दे को। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है सेकंड जजेस केस को दोबारा से सुनने के लिए। एक प्ली डाली गई थी जहाँ पे इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये केस था, सेकंड जजेस केस, और उसके लिए एक प्ली डाली गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हियरिंग से मना कर दिया है। आइए देखते हैं क्या थे 3 जजेस केसेस जो अभी तक हुए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला केस हुआ था 1981 में, जहाँ पे डिसाइड किया गया कि हाँ प्रेसिडेंट जो है कंसल्टेशन तो ले सकते हैं, लेकिन वो जो सीजीआई के लिए कंसल्टेशन होगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। इसके बाद में बात आती है सेकंड जजेस केस में। 1990 में ये केस आया था, उसमें ये कहते हैं कि एडवाइस जो दी जाएगी कॉलेजियम के द्वारा वो बाइंडिंग होगी, यानी कि जो कॉलेजियम कह रहा है वही प्रेसिडेंट को मानना होगा, उसी इंसान को जज बनाना होगा सुप्रीम कोर्ट के लिए। तीसरा जो जजेस केस था 1988 का, उसमें ये बात आई थी दैट सीजेआई विद 4 मोस्ट सीनियर जजेस। देखिए कॉलेजियम में अब यहाँ पे 4 मोस्ट जो जजेस थे वो ऐड हो गए प्लस सीजीआई, वो जिसको रिकमेंड करेंगे उसी को आपको बनाना होगा। तो इस तरह की बातें थी। इसमें जो सेकंड जजेस केस था इसकी सुनवाई थी, यहाँ पे बाइंडिंग की बात आ रही थी, उसको लेके यहाँ पे प्ली एक डाली गई थी कि इसकी सुनवाई के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। अब एसपीजी की जो सुरक्षा यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की जो सुरक्षा है उसको हटा लिया गया है गांधी फैमिली से। गांधी फैमिली में अभी 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। तो अब इनको एसपीजी के बदले क्या मिलेगा? सीआरपीएफ की जो कमांडोज हैं वो प्रोटेक्शन देंगे, अब इन्हें एसपीजी नहीं देगी। आइए देख लेते हैं एसपीजी क्या है, उसकी सुरक्षा क्यों और किस लिए किसको दी जाती है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। जब मिसेस इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी तो उनकी हत्या जिस तरह से की गई थी, तो ये इस बात की यहाँ पे एक ज़रूरत आन पड़ी कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए स्पेशली जो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्रियों की ही रक्षा करे। इसीलिए इसका मोटो भी रखा गया शौर्यम समर्पणम सुरक्षानम। इसके अलावा जब राजीव गांधी की हत्या जिस तरह से की गई थी उसके बाद में ये भी ज़रूरत महसूस हुई कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जो हमारे करंट में हैं वे ही नहीं बल्कि पूर्व जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनका भी जीवन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के लिहाज से। इसीलिए इन लोगों को यानी एसपीजी को उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया। इसके साथ में परिवार को भी यानी कि सुरक्षा का जिम्मा इनको दिया गया। इसके अलावा बात बताऊं आपको तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो इनको हेड करता है, वही इनको मॉनिटर भी करता है। आइए देखते हैं अगली खबरें जो कि इंटरनेशनल होंगी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई खबरें। इंटरनेशनल खबरों में सबसे अहम खबर है आरसीईपी से जुड़ी हुई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने वाले थे और भारत का जो रुख था वह साफ करना था प्रधानमंत्री को, मोदी को जाके, क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं 16 में से 15 वो सभी इस पर साइन कर चुकी थी। भारत का इंतजार था सभी को, तो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए थे, उन्होंने इससे मना कर दिया, वहाँ पर साइन इस पर नहीं किया है। और आरसीईपी क्या है, एफटीए क्या है, इसके बारे में बात करें तो आरसीईपी 16 कंट्री से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 10 एशियन की हैं, बाकी 6 हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और न्यूजीलैंड। और रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे यहाँ पे बात चल रही थी, इस पर भारत ने मना कर दिया। और 2010 से हालांकि हम लोग एशियन जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, और हमारे ट्रेड डेफिसिट्स हैं खासकर चाइना की अगर हम बात करें तो, इसीलिए काफ़ी अच्छा कोई सौदा नहीं होता। इसके अलावा हमारा मार्केट था वो इससे इन्फ्लुएंस हो सकता था और इफेक्ट भी हो सकता था बुरी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है, तो ज़्यादातर हमारे मार्केट में चीज़ें हैं वो चाइना से आई हुई हैं या फिर बाहर की मार्केट्स हैं उनसे आई हुई हैं।
तो जब तक हम अपने ट्रेड डेफिसिट ख़त्म नहीं कर लेते किसी एक अच्छे स्तर तक, तब तक हमें ऐसी किसी भी पॉलिसी से बचना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें अपने इंडस्ट्रीज़ को सबसे पहले इस तरह का बनाना चाहिए कि वो एक्सपोर्ट फोकस्ड रहें, यानी एक्सपोर्ट के लिए वो अच्छा सामान बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर दो बातें कहीं। एक, उन्होंने ये कहा कि मेरी अंतरात्मा इसके लिए जवाब नहीं दे रही कि मैं इस पर साइन करूं। दूसरी बात उन्होंने कही कि महात्मा गांधी की जो विचारधारा है, वो कहते हैं कि पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को आप देखिए कोई भी फैसला लेने से पहले। ये आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं। तो उस तरह की उन्होंने बात की है कि हम जब बात करते हैं अंतिम पंक्ति में जो इंसान खड़ा है उसके बारे में, तो उसको इसका कोई खास अच्छा जो परिणाम था नहीं मिलता, लेकिन ये जरूर हो सकता था कि उसका जीवन था उससे प्रभावित होता। क्योंकि यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात है, न्यूजीलैंड से जो दूध और डेयरी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते, उनसे निश्चित तौर पर भारत की जो एग्रीकल्चर था और जो डेयरी की जो प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स हैं उसको गहरा जो झटका था वह लग सकता था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी फ़िलहाल के लिए इससे टाल दिया है और इससे मना कर दिया है। बात करें अगली खबर की तो ईस्ट एशिया समिट से जुड़ी हुई है। ईस्ट एशिया समिट का 14वां संस्करण अभी बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उसको अटेंड किया। तो आइए देख लेते हैं इसकी क्या बड़ी बात रही और प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर क्या किया। तो ईस्ट एशिया समिट जो है वो फॉर्म की गई थी, जो कॉल दिया था मलेशिया के प्रेसिडेंट ने, उनके द्वारा। अभी यहाँ पे 18 मेंबर्स हैं, आरजेप के 16 और एक रशिया और एक यूएसए, तो ऐसे करके इनके 18 मेंबर्स होते हैं। और इस तरह यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर जो है भारत इसका रहा है, उसको फॉर्म किया गया था 2005 में। इसके अलावा बात करें तो पीएम मोदी ने आंग सान सू की जो म्यांमार की हैं उनसे बात की है कि क्रॉस बॉर्डर जो इंसर्जेंसी यानी कि जो घुसपैठ होती है उसको रोका जाए म्यांमार की तरफ से। और ईएसए की अगर हम बात करें तो किन किन सेक्टर्स में एक दूसरे की मदद करते हैं, वो है एनवायरनमेंट, एनर्जी, फाइनेंस, कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और हेल्थ। आइए देखते हैं अगली खबर को। तो ICAO ने मना कर दिया है पाक के एयर स्पेस से उस पर जो पॉलिसीज़ हैं उस पर इंटरवीन करने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि ये उनका पर्सनल मुद्दा है, उस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो ICAO क्या है उसके बारे में बात करें तो स्पेशल यूएन की एजेंसी है जो कि 1947 में फॉर्म की गई थी। 72 साल हो चुके हैं इसको। प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, नेविगेशन, फोस्टर्स ऑफ प्लानिंग और डेवलप करना इसका काम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट को। इस सभी के लिए ये काम करती है। और ये ऐसा नहीं है कि जितनी भी फ़्लाइट्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ वो फ़्लाइट जो कि सिविल पर्पसेस की होती हैं उस पर निगरानी रखना, उसको किसी भी तरह से डेवलप करना इसका काम होता है। 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं अभी। और अभी जो मैटर चल रहा है, जिस तरह से 370 जब धारा भारत ने हटाई है, इसके बाद में पाकिस्तान ने लगातार अपने एयर स्पेस है भारत की फ़्लाइट्स के लिए मना कर दिया है। और उस पर जब भारत ने इसको शिकायत करने की कोशिश की ICAO में, तो उन्होंने भी यही कहा कि इस पर इस्लामाबाद का जो पॉइंट है वह देखना ज़रूरी है, उनसे ही बात करनी ज़रूरी है। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, ना ही उनको इंटरवीन कर सकते हैं। और बात यह है कि भारत ने इस मुद्दे को इसीलिए उठाया क्योंकि वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम लोग कि जो इरेशनल, देखिए किस तरह का रवैया एक लोग अपना लेते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि भारत हमसे दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाता, और दूसरी तरफ ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो भारत इसको ग्लोबली रखना चाहता है कि देखिए किस तरह का ये लोग बिहेवियर करते हैं। इवन जो हमारी VIPs फ्लाइट्स होती हैं जिसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कहीं जाते हैं, उनको भी ये लोग अलाउ नहीं करते। तो भारत ने अपना जो पक्ष है वह ICAO में रखा है। आइए बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, यानी कि अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई खबरें। तो पहली खबर यहाँ पे आ रही है मूडीज़ की तरफ से। मूडीज़ ने कहा है कि आपकी जो रैंकिंग थी पहले स्टेबल थी, अब उसको हटाकर नेगेटिव कर दिया है, क्रेडिट रेटिंग आउटलुक वाली। तो क्या होती है ये देख लेते हैं। तो मूडी फॉर इंडिया क्या कहता है, अभी जो स्केल है हालांकि वो BAA+ था, तो वो BAA+ ही रहेगा, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है। और बेसिकली होता क्या है, क्रेडिट रेटिंग की अगर हम बात करें तो क्रेडिट जो रेटिंग का जो सिस्टम होता है वो इस बात को डिफाइन करता है कि जो आपकी प्राइवेट और पब्लिक जो कंपनीज़ हैं वो किस तरह से डेब्ट में डूबी हुई हैं और क्या वे अपना जो डेब्ट है उसको चुका पाएंगी या नहीं, क्योंकि इससे एक देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। तो उसी तरह से ये लोग बताते हैं मूडीज़ के लोग। और एक बात इससे ये भी निकल के आती है कि इस चीज़ का बहुत खास फ़र्क पड़ता है जो भी देश में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ने इस पर ये जवाब दिया है कि गवर्नमेंट ने हमने जो मेजर्स लिए थे 2017 तक, उस पर कोई भी इन्होंने खास फ़र्क नहीं लिया है, ना ही उसको ढंग से स्टडी किया है। अगर वो करते तो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करते। और वास्तव में सही भी बात है, जिस तरह के बेनामी जो एक्ट आए हैं और जो इंसॉल्वेंसी को रोकने के लिए इतने भी एक्ट आए हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए बच के चले आना। आप भी देखते होंगे अक्सर जो न्यूज़पेपर्स में तो कभी ना कभी कोई ना कोई रोज़ पकड़े ही जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों या फिर जो बिजनेसमैन हों जो कि गपटेबाजी करके कहीं ना कहीं भागने की तैयारी में रहते हैं। तो उन लोगों को लगातार पकड़ा हुआ जा रहा है और 2017 से हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी लाई है।
इकोनॉमिक्स में दूसरी खबर है डिप्टी गवर्नर से रिलेटेड। जो आरबीआई पैनल के डिप्टी गवर्नर हैं उसमें से एक पद अभी खाली है और वहाँ पर टसल चल रहा है आईएएस और इकोनॉमिस्ट लॉबीज के बीच में कि इनमें से इस पदवी को कौन बैठे। तो देख लेते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, इसमें 2 इनसाइडर्स होते हैं यानी 2 आरबीआई के भीतर से आते हैं और 2 होते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर में एक होता है बैंकर और एक होता है इकोनॉमिस्ट, और जो इकोनॉमिस्ट वाला जो पद है वह इस समय खाली है यानी कि वैकेंट है। इनकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? FSRASC नाम की ये संस्था है, उसके पास में इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो आरबीआई, IRDAI और सेबी, इन तीनों की जो पद होते हैं उनको भरने की जिम्मेदारी इसी के पास में होती है। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि जो आएगा इस पद पर, इकोनॉमिस्ट के पद, वो एक आईएएस होगा या फिर इकोनॉमिस्ट होगा, यह देखना भी बाकी है। रेरा एक्ट की अगर हम बात करें तो पहला कॉन्फ्रेंस हुआ है लखनऊ में, और रेरा की अगर बात करूँ तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट इसको कहा जाता है। 2016 से ये रोल में आया है और देख लेते हैं इसकी डिटेल की बात, क्या है ये एक्ट और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। पार्लियामेंट एक्ट 2016 में इसको लाए थे, रेरा एक्ट इसको बोला जाता है। डेवलप और रेगुलेट करना काम था इसका रियल एस्टेट को। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी माना गया है इसमें, प्री क्लियरेंसेस जो है, ताकि जो फ्रॉड है वो ना हो सके। कई बार ऐसा होता है क्लियरेंस नहीं लेते और बेच दिया जाता है किसी भी ज़मीन को, बाद में ऐसा होता है क्लियरेंस नहीं मिलती और जिसने बेचे होते हैं प्लॉट वो भाग जाता है, तो आम जनता का पैसा उसमें फंस जाता है बुरी तरह से और फिर किसी भी तरह से उसको जो उसकी रिकवरी है वह नहीं हो पाती है। इसके अलावा जो भी आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको बनाना है वो हर 3 महीने में आपको रेरा की वेबसाइट पर अपडेट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है 3 साल तक की। इसके अलावा आपको 70% जो पैसा है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर ही बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10 लोगों से पैसा लिया किसी एक ए प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर आपको वो उसका जो 7 लोगों का पैसा है वो आपको ए प्रोजेक्ट पे ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपने ए प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया, आप बी प्रोजेक्ट पे चले गए बिना इसको कंप्लीट किए। तो इससे क्या होगा, जब आप 70% पैसा ऑब्वियसली बात है एक प्रोजेक्ट पे ख़त्म करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है एक पहले कंप्लीट होगा तब आप दूसरे पर जाएंगे। तो इसके लिए काफ़ी सारी अच्छी जो गाइडेंस है वो लाई गई हैं, और इसके अलावा काफ़ी सारे फ्रॉड्स हैं उसको रोकने के लिए। और जो सारे प्रोजेक्ट्स में हम अक्सर देखते थे, कई सारे अभी भी केसेस भी हम अगर अखबार उठा के पढ़ते हैं तो सामने आते हैं, और अक्सर उसमें लोगों का ही जो पैसा है उसको फंस जाता है। तो उसी को बचाने के लिए लोगों की जो ज़रूरतमंद जो पैसा वो बचा के रखते हैं अपने घर खरीदने के लिए, उसको किसी भी तरह से लुटने ना दिया जाए और लोगों का जो पैसा है उसको संभाला जाए, इसी के लिए रेरा एक्ट लाया गया था। गवर्नमेंट ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट किया है आपके, और एक फ़ंड दिया है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड जिसको बोलते हैं हाउसिंग सेक्टर के लिए, और 25,000 करोड़ का यह फ़ंड दिया गया है। आइए देख लेते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल्स क्या क्या हैं। तो यह क्यों दिया गया है सबसे पहले ये देख लेंगे। तो फॉर मीडियम एंड लो इनकम हाउसिंग जो है उसके लिए इसको दिया गया है, और ऐसा नहीं है कि किसी को भी दे दिया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जो भी लोग इसको बना रहे हैं उसको रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी बात उसकी वर्दी लिक्विडिटी होनी चाहिए, यानी कि किसी भी बैंक से वो लोग इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, तब जाकर उनको ये मदद दी जाएगी। इसके अलावा जो ऐसे फंड्स होते हैं उसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। और 3 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव यानी कि जो बेनिफिट देता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े आ सकते हैं आपके, और जो आपके कुछ वेंचर्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। और गवर्नमेंट भी जो होती है वो पॉजिटिव वालों में ही इन्वेस्ट करती है अक्सर। दूसरे वाले होते हैं वो होते हैं सेकंड, और वो टोटली प्राइवेट होते हैं, उसमें कोई भी कंसेशन नहीं दिया जाता, उनको डेब्ट फंड्स भी बोला जाता है। तीसरे फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं, जैसे कि हेज फंड्स। तो इसमें 3 तरह के फंड होते हैं, यहाँ पे पूल फंड इनको बोला जाता है, और इनमें इस तरह से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर से जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब ये जो फंड हैं वो दिए जाएंगे रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए, जिससे कि अदर जो सेक्टर हैं वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से यहाँ पे बूस्ट होंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसीलिए होता है जब एक मकान बनता है तो स्टील भी चाहिए उसके लिए लोहा भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, सीमेंट चाहिए, टाइल्स भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स का सामान चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल इसके लिए सामान चाहिए होता है, और सभी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं काम मिलता है। इसीलिए सरकार ने इसको एज अ कोर सेक्टर चुना है इसकी मदद करने के लिए। आइए बात कर लेंगे डिफेंस एंड साइंस की। तो यहाँ पर सबसे पहली खबर आ रही है जेली फिश गैलेक्सी से रिलेटेड। एस्ट्रोसैट जो भारत का एक कह सकते हैं उपग्रह है, उसने इसके बारे में बात की है। आइए देख लेते हैं क्या होता है एस्ट्रोसैट और क्या होती हैं जेली फिश गैलेक्सीज। तो पहला डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है भारत की तरफ से, जो कि लॉन्च किया गया था 2015 में। इसके अलावा ये ऑब्जर्व करता है यूनिवर्स को विजिबल, अल्ट्रावायलेट और लेज़र और एक्स रेज में, 4 तरह की कैटेगरीज में ये पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा जेलीफिश गैलेक्सी का मैं बात करूँ तो एक गैलेक्सी होती है जिसमें कि क्लस्टर्स बने होते हैं, और रैम प्रेशर स्टेपिंग गैस की वजह से काफ़ी फेमस होती है। इसके अलावा इंट्रा क्लस्टर मीडियम की वजह से इसमें ट्रिगरिंग स्टार बस्ट होते हैं, इसकी वजह से एक टेल यानी पूंछ ऐसी, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर बैकग्राउंड में देख सकते होंगे, पूंछ ऐसी इसमें निकली होती हैं गैसेस की।
तो उसको जेलीफिश जैसी ये दिखती है, इसीलिए इसका नाम जेलीफिश गैलेक्सी रखा जाता है। अब बात करेंगे साइंस एंड डिफेंस में अगली खबर की, तो वैक्सीन हेजिटेशन जो है काफ़ी एक नए खतरे के तौर पे यहाँ पे उभर के आ रहा है। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी देश के पास में वैक्सीन हैं लेकिन वो उसके लोग हैं वो उसको लेने से मना कर दें, तो इस तरह की बातें यहाँ पे आ रही हैं सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक देश की नहीं, ये काफ़ी सारे देशों की चिंता है। और कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो इसमें इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ ये जो चीज़ें हैं इन पर काफ़ी यकीन किया जाता है। आपको भी बचपन में काफ़ी सारे टीके लगाए गए होंगे, और जो भी नए बच्चे होते हैं, इन्फेंट बेबीज़ होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि जैसे भी हो इनके टीके जो हैं वो ढंग से लगाए जाएँ। अगर WHO के जो डेटा है उसके हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा थ्रेट्स में 10th नंबर पर है ये, जिसमें कि वैक्सीन हेजिटेशन का नाम आता है। डिक्लाइन इन मैटरनल डेथ रेट आई है। भारत ने लगातार अच्छा काम किया है इसमें। कहाँ पहले 220 के भी पार होती थी, वहाँ से हम लोग काफ़ी ऊंचे आए हैं। तो आइए देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या हैं। और कुछ जो स्टेट्स हैं, हालांकि मैं बता दूं आपको 11 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने 2020 के टारगेट थे उनको अभी पूरा कर लिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्व और अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो मेटल डेथ रेट हम निकालते कैसे हैं? देखिए, जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं 1 लाख माँओं से, यानी 1 लाख जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें कितनी माँ सुरक्षित रहीं और कितनी माँ की मृत्यु हुई, तो उस तरह से इसको निकाला जाता है। तो भारत की जो रेटिंग थी उसमें 130 थी, यानी 1 लाख माँ पर हमारी 130 मृत्यु हुई थी 2014 और 16 के डेटा की अगर हम बात करें। वहीं 2015-17 की बात करें तो उसमें 122 पर हम लोग पहुँच गए, यानी हमने 6.2% का इसमें बढ़ोतरी की है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। ये भी हमने लगातार प्रोग्रेस की है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही की है। हम लोग 220 की भी पार थे कहीं, उससे हम लेके आए हैं इसको 122 तक। तो ऑब्वियसली बात है कि हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें रिकवरी की है। इसके अलावा कर्नाटक सबसे ऊंचे नंबर पर है, इसके बाद में यूपी और MP जो है उसमें 15% तक ये चीज़ पहुंच चुकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ कही जा सकती है। अगर इनकी बात करें कि आपको कभी स्कीम्स पूछने के लिए आ जाएँ तो इसके में कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि लक्ष्य स्कीम, पोषण अभियान, जननी सुरक्षा अभियान, PM मातृ वंदना योजना, इस तरह की स्कीम्स हैं। उन पर लगातार काम किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। जितनी भी स्कीम्स हैं आपने नहीं पढ़ी हैं तो एक उनको गूगल जरूर करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन इतना भी अगर आप पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए सफिशिएंट होगा। आइए बात कर लेंगे मिसलेनियस खबरों की। तो यहाँ पे मिसलेनियस खबरों में सबसे पहली खबर है कि ट्विटर ने मना कर दिया है किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। अब आपको अगर पॉलिटिकल कैंपेन करनी है तो आप ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इमरजेंसी नंबर पूरे भारत के लिए 112 होने वाला है। अभी तक 3 नंबर होते थे, 100, 101 और 102, उसको हटाकर यहाँ पे 112 किया जा रहा है। जहाँ पे अस्पताल, पुलिस और फायर स्टेशन के लिए अलग अलग नंबर थे, अब सभी तरह की इमरजेंसी के लिए आप 112 डायल कर सकते हैं। रजनीकांत को स्पेशल ऑनर मिलेगा IFFI में, IFFI में। इसकी फुल फॉर्म क्या है आप मेरे कमेंट में जल्दी से बताएंगे। और सत्यपाल मलिक जो है उन्होंने स्वॉन इन किया है गवर्नर के तौर पर गोवा के। केरला ने टॉप किया है इंटरनेट पेनिट्रेशन में, 100% वहाँ पे लोग हैं 12 साल से ऊंचे, वो लोग इसे यूज़ करते हैं। वहीं दिल्ली NCR की बात करूँ दूसरे नंबर पर है 96% लोगों के साथ में। तो ये थे करंट अफेयर्स पिछले हफ्ते के, और मिलते हैं अगले हफ्ते इसी टाइम और संडे को हमेशा हम आपको मिला करेंगे। और तब तक खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।